मौत का साया। ये एक और चित्र है दोस्तों। आधी रात के करीब आज तो कॉन्फ्रेंस में बहुत देर लग गई। खैर तुम लोग खाना लगाओ, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। यस सर, कहकर जीवनदास ऊपरली मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद खटखट। ऊपर नीचे जीवनदास के बॉडीगार्ड्स मेज पर खाना लगा रहे थे। तभी अरे, यह आवाज़ कैसी? यह तो एमएलए साहब की आवाज़ है। ऊपर चलो, अवश्य खतरे में है। ठीक है, अगले चल। एमएलए साहब दरवाज़ा खोलिए। लेकिन भीतर जैसे मौत का सन्नाटा छा रहा। भीतर से खामोशी, न जाने क्या हुआ। दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, चलो एक साथ जोर लगाओ। और दोनों सिर दी। भीतर दाखिल होते ही एक बार दोनों की होश पख्ता हो गई। ओह गॉड! छत की ओर घूरती आंखें अविश्वास तथा आतंक के भाव व्यक्त थे। राणा, पुलिस को फोन करना होगा। लेकिन प्रकाश, कातिल कहाँ गया? इस कमरे में तो कोई और खिड़की भी नहीं है। तुम ठीक कहते हो। ओह राणा, कातिल अभी भी कमरे में ही है। सावधानी से डटे रहो, मैं भी फ़ोन करके आता हूँ। कहकर वह वहाँ से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब पुलिस अधिकारी उपस्थित थे, कमाल है, बंद कमरे में कत्ल हुआ और कातिल का कोई अता पता भी नहीं। इंस्पेक्टर रजनीश, क्योंकि यह कत्ल तुम्हारे इलाके में हुआ है, इसलिए इस केस की जांच तुम्हारे सुपुर्द की जा रही है। हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाना तुम्हारा काम है। यस सर। इंस्पेक्टर रजनीश एक भ्रष्ट पुलिस वाला था जो रिश्वत और गैम्बलिंग के प्रभाव में होकर पुलिस में भर्ती हुआ था। लाश का पंचनामा तैयार करने के पश्चात आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के बाद वह लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। लेकिन जब बहुत दिन बीत जाने पर भी इंस्पेक्टर रजनीश हत्यारे को कोई सुराग नहीं लगा सका तो कमिश्नर देश पांडे ने उसके सामने कैबिन में बुलाया। बहुत शर्म की बात है इंस्पेक्टर रजनीश, इतने दिन बीत जाने के बाद भी तुमने हत्यारे को कोई सूत्र नहीं ढूंढ पाए। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो इंस्पेक्टर कि किंतु पिंतु सुनना पसंद नहीं करता। मुझे हत्यारा चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। सर, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मुझे विश्वास है कि मैं जल्द से जल्द हत्यारे को गिरफ्तार करने में कामयाब होऊंगा। उसके कुछ देर बाद मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। उसकी आंखों के सामने एक चेहरा घूम गया। संत कुमार, हाँ यह ठीक रहेगा। फिर उसे मुझसे अपने उस दिन के किए अपमान का भी बदला लेना है। फिर उसने समक्ष अजीत ने एक दृश्य घूम उठा। यह सरकारी गाड़ी है और वह पुलिस की। इसे ठीक करने के कैसे पैसे? गाड़ी पुलिस की हो या काले चोर की, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इंस्पेक्टर, मेरा बिल अदा कीजिए और बिना यह गाड़ी नहीं ले जा पाएंगे। ही, अरे भाई, तुम तो नाराज़ हो गए। मजाक कर रहा था। ये लो अपने पैसे। कभी मौका मिला तो समझूंगा बेटे। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं इंस्पेक्टर, और आज वह मौका आ गया है। अभी उसी रात आता हूँ भाई, आता हूँ। दरवाज़ा तोड़ने पर तुले हो क्या? अगले ही पल। इंस्पेक्टर, तुम? वो भी इस समय? मुझे एक अपराधी की शिनाख्त करने अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा संत कुमार। लेकिन कुछ नहीं। कमिश्नर साहब ने इस काम को अभी पूरा करने का आदेश दिया है। संत कुमार को लेकर रजनीश पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गया। अब तुम्हें पता चलेगा बेटे, मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है। अब तुम्हें सारी उम्र जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी या फिर फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। और कुछ देर बाद अपराधी किधर टॉर्चर रूम में है संत कुमार, कहते हुए रजनीश उसकी आंखों में मक्कारी नाच उठी। और अगले ही पल संत कुमार को समझ पाता, यहाँ मर हरामजादे। ओह! संत कुमार समझ गया। धोखेबाज कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी तू कभी इरादों में सफल नहीं होगा हरामजादे। तुम लोग इसकी खातिरदारी करो, मैं भी आता हूँ। यस सर। इंस्पेक्टर रजनीश के जाने के बाद तीनों पुलिसकर्मी टॉर्चर रूम में दाखिल हुए। ही भाई हीरा, विश्वास नहीं होता है
एमएलए साहब का खून इसने किया है। मक्कार पुलिस वालों, तुम मुझे ज़बरदस्ती हत्यारा साबित करना चाहते हो। एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊँ फिर तभी भूं। और फिर तीनों एक उसके बाद पिल रही। जब वह बेहोश नहीं हो गया तभी क्या हुआ, बेहोश हो गया साला, होश में लाओ इसे। यस सर। अगले ही पल जैसे ही संत कुमार होश में आया, पानी पानी नहीं, जब तक कत्ल कपूर नहीं कर लोगे एमएलए जीवनदास की हत्या तुमने की है तब तक पानी नहीं मिलेगा। हाँ कह दे संत कुमार, हाँ कह दे, इसी में तेरी भलाई है। लेकिन संत कुमार ने इंस्पेक्टर रजनीश के मुंह पर थूक दिया। तू जैसे कुत्ता पर थूकता हूँ कमीने, हरामजादे तेरी है मजाल। और फिर चारों दरिंदे संत कुमार पर पिल गए और उसकी वैसे दंग से की गई पिटाई का परिणाम स्वरूप उसके मुंह से खून की उल्टी आई। ओह, यह तो मर गया। अब क्या होगा सर? होगा क्या? इसे इसी समय खंडर में ले जाकर गाड़ दे, जिससे पहले हमने एक लाश गाड़ी थी। फिर फावड़ा और खुदाल रख लिया हीरा। यस सर। और कुछ देर बाद शहर के बाहर बने खंडर में कोई सोच भी नहीं सकता, इस खंडर में 2 लाश दफन हो चुकी हैं। गड्ढे में जल्दी मिट्टी भर से पाटो, जल्दी। फिर वे लोग वापस पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर सोमरस पियो और भूल जाओ कि हमने किसी की हत्या करके लाश दफनाई है। रात लगभग 2 बजे रजनीश अपने घर की ओर रवाना हो गया। संत कुमार तो मर गया, अब कोई और आदमी ढूंढना होगा। आखिर जीवनदास की हत्या का केस तो सॉल्व करना ही है। और थाने पहुंच करने से कुछ दूर पहुंचा था। कौन है? तुम्हारी मौत। आवाज़ सुनते ही इंस्पेक्टर रजनीश तिरबन काँप उठी। उसने पीछे घूमकर देखा। संत कुमार तुम जिंदा हो? कुत्ते, मैं संत कुमार नहीं, उसकी आत्मा हूँ। तुझसे अपना बदला लेने आई हूँ। और आत्मा का स्वर इतना भयानक था कि इंस्पेक्टर रजनीश का सारा शरीर जिस्म थर्रा गया और उसके हाथ से मोटरसाइकिल से बह गई। अगले ही क्षण रजनीश उठा और एक तरफ भाग निकला। लेकिन तभी बचकर कहाँ जाएगा कुत्ते? मुझे मुझ जैसे निर्दोष पर जुल्म ढाए हैं, आज तेरी बारी है। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। और इसके साथ ही रिवॉल्वर ट्रिगर दबड़ता गया, मगर दाएं दाएं। प्रातः इंस्पेक्टर रजनीश का कत्ल की सूचना पाकर कमिश्नर देश पांडे स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। सारी कार्रवाई निपटाने के बाद इंस्पेक्टर रजनीश की हत्या बहुत ही चालाक व्यक्ति है। हमें जल्द से जल्द रजनीश के हत्यारे को गिरफ्तार करना होगा। तभी हीरा के मुंह से एक हिंसक आवाज निकली। आत्माएं को गिरफ्तार करना तुम्हारे बस का नहीं है कमिश्नर। अरे यह तुम्हें क्या हो गया हवलदार, तुम्हारी आवाज़ कैसे बदल गई? फिर एक भयानक अट्टासा लगा के हीरा की बगल में अपने वीर को अपने सिर से ऊपर उठा लिया। नहीं सर, मुझे बचाइए सर। बलवीर को छोड़ दे हीरा, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह मेरा शिकार कमिश्नर साहब, अब इसे मौत ही नीचे उतारेगी। और फिर हीरा ने बलवीर को सिर से ऊपर चक्रगनी की तरह घुमाने लगा। साहब, लगता है हीरा पर प्रेत आ गया है। बलवीर को बचाइए, वरना यह उसे मार डालेगा। उसी क्षण कमिश्नर ने देशपांडे ने करते हुए मुंह खड़े देखते रह गए। लेकिन अगले ही पल धाएं। लेकिन गोली जिस्म में छलनी होने के बावजूद भी हीरा बलवीर को पास खड़ी पुलिस जीप पर दे मारा। दोनों ही खत्म हो गए। बलवीर और हीरा यह भयानक अंत देखकर लोचन की होश उड़ गई। वह सोच में पड़ गया, अब मेरी बारी है। संत कुमार की आत्मा मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। वह बुरी तरह आतंकित होकर चिल्ला उठा। नहीं, तुम्हें क्या हुआ लोचन? उसने सबको मार दिया, वह मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगा। लोचन हालत पागलों जैसी हो गई थी। कमिश्नर ने जोर जोर से झंझोड़ने लगा। इसका मतलब तुम कातिल को जानते हो लोचन? बताओ लोचन, कातिल कौन है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। और मौत की खौफ से तरकापता लोचन सब कुछ बताता चला गया। वह संत कुमार का प्रेत
है साहब। इंस्पेक्टर रजनीश और उसने उसकी हत्या करने उसकी लाश खंडर में दबा दी थी। उसकी आत्मा अब मेरे मौत का साया बनकर बाकी सबको ख़त्म कर चुकी है और अब वह मुझ पर मंडरा रही है। सच्चाई जानने के बाद इन तीनों की हत्या संत कुमार के प्रेत ने की, मगर एमएलए जीवनदास की हत्या किसने की? फिर कमिश्नर देश पांडे मन ही मन एक निर्णय लिया। खंडर से संत कुमार की लाश बरामद करवाने से पहले किसी तांत्रिक से मशवरा लेना उचित रहेगा। और कमिश्नर पांडे वहां से सीधे तांत्रिक के डेरे पे पहुंचे। भटकती आत्मा केशव को सीधे खोदना अपनी मौत को दावत देना है। कमिश्नर, इस मामले में मैं आपकी अवश्य मदद करूंगा, लेकिन बस इन चीज़ों का प्रबंध करके रखना। अच्छी बात है बाबा। तांत्रिक ने कमिश्नर को कुछ चीज़ें लिख दी। उसी रात खंडर में, तुम्हें अच्छी तरह याद है न, संत कुमार की लाश तुम लोगों ने यहीं गाड़ी थी? हाँ साहब, यही जगह है। हाँ ठीक है ऑफिसर, समाधि लगाने के जा रहा हूँ, फिर मैं आंखें न खोलूँ तब तक खामोश बैठे रहना। कुछ देर बाद अगले पल इस लोगों ने घोर अनर्थ किया है ऑफिसर। खंडर में एक और लाश दफन है। एमएलए जीवनदास समेत सभी मरने वाले इस दोनों निर्दोष की आत्माएं के हाथों कत्ल हुए हैं। ओह, तो तुमने अभी मुझसे सच्चाई छुपाई रखी लोचन। लेकिन वह सच्चाई अब आप ही अपने सामने आ जाएगी ऑफिसर। बस आप लोग चुपचाप बैठे रहना। फिर तांत्रिक मंत्रोच्चारण हवन कुंड में कमिश्नर देश पांडे से मंगाई चीजें फेंकने लगा। ओम कली पवन पुज्यम, ओम काश्यमान, क्रिंग क्रिंग फट स्वाहा। और अगले ही पल अचानक ही सामने जमीन फटी और उनके सामने संत कुमार की लाश हवा में लहराने लगी। ओम भू भाव त्रिंग भगवदेव त्राइद्यो योन प्रचोदयात्मा नहीं। और धीरे धीरे संत कुमार की लाश जमीन पर जा टिकी। ओम लकी लकी संत कुमार वैन कुरु कुरु स्वाहा। संत कुमार की लाश जमीन पर टिकते ही तांत्रिक ने मंत्र तेज कर दिया। ए ही काली चमुंडा बच्चे। और अगले ही पल, ए ही काली चमुंडा बच्चे, हा हा, तुमने हमारा काम आसान कर दिया तांत्रिक। मेरा शिकार मेरे सामने है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं नहीं। तभी मंत्र पढ़ते तांत्रिक कुछ निकाल कर हवन कुंड में डाला। ओम काली महाकाली कल्ली, मैं जानता हूँ तुम्हारी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है, लेकिन पहले तुम लोगों को इस आदमी का दोष बताना होगा। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, तांत्रिक बदला लेने वाली आत्माएं किसी निर्दोष की हत्या नहीं करती। तभी भी फिर भी हम तुम्हें बताएंगे कि इन लोगों के नरसंग ढंग से हमारे वध किया था। सुनो, एक ईमानदार और निर्भीक पत्रकार भ्रष्ट नेताओं के काले कारनामे जनता तक पहुंचाने से नहीं हिचकता था। एक दिन हमारे एडिटर ने मुझे ऑफिस में बुलाया और कहा, सचिन, इस समय चुनाव में सेठ जीवनदास भी खड़ा है। उनका चरित्र संदिग्ध है। तुम जिस व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करके लाओ। डोंट वरी सर, जल्दी ही आपको इस व्यक्ति का पूरा बायोडाटा ला कर दूंगा। और मैं सेठ जीवनदास के पीछे परछाई की तरह लग गया। जीवनदास फिर कहीं जा रहा है। एक दिन, ओह, जीवनदास आज गाड़ी खुद ड्राइव कर के ले जा रहा है। अवश्य ही किसी 2 नंबर के ठिकाने पर जा रहा होगा। यह सोच मैं उसके पीछे लग गया। लेकिन जैसे हम एक सुनसान मार्ग पर पहुंचे, वह डाल वास्तव में जानबूझकर मुझे रोकने के लिए फेंकी गई थी। ओह, अब जीवनदास का पीछा नहीं कर सकूंगा। तभी खतरे की बुक पाती ही मैंने मोटरसाइकिल तेजी से घुमाई और उसके हाथों से बच निकल आया। इसका मतलब जीवनदास ने मुझ पर शक हो गया, बच गया साला। वहां से सीधे मैं एडिटर के पास पहुंचा। सर, इस घटना से साबित कर दिया है सचिन जीवनदास का चरित्र वास्तव में संदिग्ध है। अगर तुम थोड़ी सी होशियारी से काम लेते तो चुनाव होने से पहले ही उसे बेनकाब किया जा सकता था।
आप ठीक कहते हैं सर। अब मैं हुलिया बदल कर जीवनदास की निगरानी करूंगा। यह सोचकर मैंने अपनी मोटरसाइकिल संत कुमार की दुकान के पीछे लगा दी और फिर अपना हुलिया बदल कर नए ढंग से जीवनदास की बगल लेके निगरानी करने लगा। दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, बम्बई शहर के बाहर देखो, आज जीवनदास गाड़ी फिर अकेले ले जा रहा है। कहीं उसे इस वेश में मुझे पहचान तो नहीं लिया। जो होगा देखा जाएगा, पर पीछा जरूर करूँगा। फिर मैं जीवनदास के पीछा करने लगा। एक बार शहर से बाहर जाकर वह मुझे वापस लौटना चाहिए, और मैं लौटने के इरादा कर रहा था कि तभी जीवनदास तो जंगल के अंदर जा रहा है। मैंने मोटरसाइकिल वहीं रोक दी। इस जीवनदास की गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। मैंने मोटरसाइकिल को उसी रास्ते पर डाल दिया। मोटरसाइकिल की आवाज़ उसे सावधान कर सकती है। ओह, यह इमारत कैसी! जरूर यह जीवनदास के काले अड्डे धंधों का अड्डा होगा। मोटरसाइकिल मैंने इमारत से बहुत पहले ही पेड़ों के एक घने झुरमुंड के पीछे लगा दिया। यहाँ पर किसी की निगाह पड़ने की संभावना नहीं है, और पेड़ों की आड़ लेते हुए मैं इमारत की ओर बढ़ा। मुझे इमारत की पिछली ओर जाना हो चाहिए। सीधी मैं इमारत की पिछली ओर पहुंचने में सफल हो गया। यह खिड़की भीतर झांकना चाहिए। जैसे ही खिड़की के पास माल कहाँ है टोनी, ऊपर रख दिया बस। ओ, पहली आवाज़ जीवनदास की, दूसरी यह किस माल की बात कर रहा है? चलो ऊपर, चलो ऊपर चलें। ओ, ये लोग तो ऊपर जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मेरी निगाह रेन वाटर पाइप पर पड़ी। यह रेन वाटर पाइप किस चीज़ मर्ज की दवा है। फिर मैं पाइप के सारे ऊपर चढ़ने लगा। इधर कोई इधर आ निकला तो मेरी सारी प्रति पत्रकारिता धूल चाटती नजर आएगी। और मैं धड़कते दिल से पाइप के सारे ऊपर जा पहुंचा। उफ, इस रोशनदान से तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ सोचकर मैं छत पर पहुंचा। मुझे वह माल देखने के लिए दूसरी मंजिल के कमरे तक पहुंचने का रिक्शा लेना पड़ेगा, और बिना 8 किए उतरना है। सीढ़ियों से उतरकर मैं दूसरे मंजिल के कॉरिडोर में पहुंचा। इस कमरे के द्वार खुला है, उधर के आटे भी आ रही है, और कमरे का द्वार पर पहुंचकर मैंने भीतर झांकने लगा। यह कोकिन आज रामनगर पहुंचा दो। यस बॉस। ओह, तो कोकिन है। ये नशे के तस्कर का ठेकेदार जीवनदास है। लेकिन मैं अभी अपनी पीठ पर किसी सख्त चीज की महसूस की। मैं चौंक कर जैसे ही पीछे देखा, अपने हाथ उठा लो, भीतर चलो, मारे गए। और विवश होकर मुझे उसके आदेश का मानना पड़ा। भीतर पहुंचकर बस ये आदमी बाहर चोरी से कुछ देख रहा था। कौन हो वे? मुझे खुद पता नहीं कौन है, शहंशाह या भिखारी, जमूरा या मदारी। लोग मुझे पागल कहते हैं, पत्थर भी मारते हैं। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मैं स्वयं को पागल दिखाने के लिए पागलों की भांति अभिनय करने लगा, मगर जीवनदास को शायद मेरी अभिनय भाप गया। हम तुझे पत्थर नहीं मारेंगे, गोली मारेंगे बच्चू। इसे नीचे ले जाकर बंद कर दो, रात को इसे ठिकाने लगा देना। यस बॉस। तब मुझे वे ले जाकर नीचे कोठरी में बंद कर दिया। लगता है कोई मुझे पहचान नहीं सका, वरना ये लोग मुझे इसी समय जिंदा न छोड़ते। रात को क्या होगा? मैं वहां से निकलने का रास्ता सोचने लगा। इस रोशनदान के सिवाय बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यह काफी ऊंचाई पर है। मैंने कमरे पर निगाह डालाई। वाह, यह ड्रम मेरे काम आ सकती है। इसके लिए मुझे कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी, और ध्यान लगाकर आईटी सुनने लगा। मुझे फिर मुझे दिन ढलने के बाद मिला। अब सर्वत्र खामोशी छा गई। इसका मतलब इमारत में अब कोई नहीं है। मैं ड्रम को धकेलने लगा, और रोशनदान के नीचे लगाकर खड़ा करने के बाद अबे इस इमारत में ड्रम लुढ़काने की आवाज़ सुनकर कोई यहाँ पहुँचे, मुझे गोली मार देगा। और रोशनदान से मैंने सिर निकाला। रेन वाइटर, शुक्र है यह कोठरी इमारत की पिछली ओर है।
पाइप पकड़कर मैंने अपना बाकी शरीर रोशनदान से बाहर निकाला और तेजी से नीचे उतरने लगा। फिर समय को अंधेरे में छुपाता हुआ उन पेड़ों की ओर बढ़ा जहां मैंने रेनो मोटरसाइकिल छिपा रखी थी। पेड़ों के झुंड के पीछे जाकर मैंने मोटरसाइकिल निकालकर सड़क पर लाकर स्टार्ट की और अगले पल मेरी मोटरसाइकिल हवा में बातें कर रही थी। अभी भी यकीन नहीं आता कि मैं मौत के मुंह से निकल आया हूँ। लेकिन मैं जैसे ही रामलीला मैदान के पास पहुंचा मुझे किंतु मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों और भ्रष्टाचारी नेताओं को जनता की अदालत में लाकर उसके फैसला जनता से करवाया जाएगा। इसके लिए आप लोग मेरे हाथ मजबूत करने चाहिए। मुझे भारी बहुमत से अपना वोट डालकर विजय बनाएं। इस चुनावी सभा में कौन संबोधित कर रहा है भाई? जनता के नेता जीवनदास भाषण दे रहे हैं भाई साहब। जीवनदास का नाम सुनते मेरे तन बदन में आग लग गई। वो शायद जीवनदास इसलिए इसे अपने ड्राइवर को रात को मुझे शूट कर देने के लिए आदेश दिया था ताकि पुलिस इस पर शक न कर सके। और मैं अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके मंच की ओर बढ़ता चला गया। कभी ने मैं जनता को बताऊंगा तू कितना पानी में है। मंच पर पहुंचकर मैंने उसके हाथ से माइक छीन लिया। दोस्तों, जनता का सेवक बनने का ढोंग करने वाला यह नेता जीवनदास कैसा आदमी है यह आपको मैं बताता हूँ। यह आदमी नशे का व्यापारी है। उधर जीवनदास इंस्पेक्टर रजनीश को कुछ कह रहा था। रजनीश, इस कुत्ते को संभाल, यह हमारे अड्डे से छूट कर भाग आया। इससे काबू न पाएगा तो यह सारा खेल खत्म कर देगा। अवश्य ही पत्रकार सचिन है, लेकिन इसकी दाढ़ी नकली लगती है। डोंट वरी। तभी अचानक एक हाथ मेरे चेहरे पर पहुंचा और देखो भाई, यह नकली दाढ़ी वाला आदमी अभी अभी पागल खाने से भागकर यहाँ पहुंचा है। इसलिए इसके आने से आपको अपने प्रिय नेताजी का भाषण सुनने में ध्यान पड़ा। हम क्षमा प्रार्थी हैं। छोड़ दो, यह सब मिले हुए हैं, तुम उसी के कुत्ते हो। और जनता ने कुछ समझने से पहले ही वह लोग मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे वहां से घसीटते ले गए। इसका जिंदा रहना हम सब की मौत के बराबर है। रजनीश, तुम फिक्र मत करो, भाषण करो सेठ। और वहां से लोग मुझे खंडर में ले आए। अब तेरी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। तुम सब भ्रष्ट हो, कुत्ते हो। और फिर मेरी हत्या करने के बाद वे लोग गड्ढा खोदकर मेरी लाश को इसमें दबा कर चले गए। जीवनदास भी चुनाव जीत कर एमएलए बन गया और मेरी आत्मा उनसे बदला लेने के लिए भटकती रही। देश का नेता जीवनदास जिंदाबाद, जीवनदास जिंदाबाद। जब तक मैं अपने हत्यारों से बदला नहीं लेता तब तक चैन नहीं मिलेगा। और मैंने एक रात जीवनदास की हत्या कर दी। उसके बाद की कहानी तुम जानते हो। सचमुच यह लोग इसी काबिल थे। लेकिन अब तुम मुझे छोड़ दो, अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हारी भटकती आत्मा को शांति दिला दूंगा। नहीं, यह अन्याय होगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक सचिन की ही नहीं, संतराम जैसे अन्य लोगों का भी खून अपने हाथ रंगा है, जिनकी सजा केवल मौत है। हा हा। और इसके साथ ही आंधी के समान उड़ता तांत्रिक की आंखों के सनमाई। नहीं नहीं, रुक जाओ, उसे मत मारो। ओम कली कली। और इससे पहले तांत्रिक मंत्र प्रभावित हो पाते अगले क्षण संत कुमार की लाश पत्रकार सचिन का कंकाल स्वयं ही उछल कर हवन कुंड में जलने लगा। ओह, निर्दोष आत्मा प्रतिशोध की ज्वाला जिंदा आदमी से भी ज्यादा बलवान होती है। प्रगति शायद न्याय करने के लिए ही कभी कभी ऐसे खेल रचती है। समाप्त दोस्तों।